हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेवी स्टडी हब। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी? आई होप अच्छे होंगे सभी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो है माई हर्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड। तो फ्रेंड्स, ये वर्ड्सवर्थ जी की पोएम है और इसका जो अदर टाइटल है वो है द रेनबो, है ना फ्रेंड्स। और अगर आप यूजीसी नेट, यूपीटीजीटी, यूपीपीजीटी, केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल जेवी स्टडी हब पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके पास में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस पहुंच सकें आपके पास। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, जान लेते हैं क्या है पहले इसे। समरी ऑफ माई हर्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड। द पोएम माई हर्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड वॉज composed by romantic poet William Wordsworth. In this poem, the poet expresses his feelings of joy and happiness seeing a rainbow in the sky. तो फ्रेंड्स, जो पोएम है माई हार्ट लीप्स अप किसके द्वारा लिखी गई है? रोमांटिक पोइट वर्ड्सवर्थ जी के द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोएम द पोइट एक्सप्रेस हिज फीलिंग ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस सीइंग अ रेनबो इन द स्काई। तो फ्रेंड्स, जो वर्ड्सवर्थ जी हैं वो एक रेनबो देखते हैं स्काई में और उसके बाद में जो उनकी फीलिंग्स हैं और उनका जो हैप्पीनेस है उसे दिखाया गया है इस पोएम में। एट द डेप्थ डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ पोइटिक क्रिएशन। तो फ्रेंड्स, और फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं और अपने पोएटिक क्रिएशन में एकदम डीप में जाकर, गहराई में जाकर मन से क्या करते हैं? वर्णन करते हैं किसका? प्रकृति का। ओके फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं। इट इज़ अ शॉर्ट लिरिक पोएम। It is a short lyric poem by romantic poet William Wordsworth. It was written on March 26, 1802, while Wordsworth was living at Dove Cottage in the scenic Lake District of Northern England. According to the diary his sister Dorothy kept of her day-to-day lives. Okay. It was written on 26 March 1802. while Wordsworth was living at Dove Cottage in the scenic Lake District of Northern England. तो फ्रेंड्स, ये जो पोएम है ये आपकी क्या बोलते हैं, इनकी जो सिस्टर थी डोरोथी की डायरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, उन्होंने अपनी डे टू डे लाइफ को इसमें इंक्लूड किया है। तो फ्रेंड्स, उसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि ये पोएम 26 मार्च 1802 में लिखी गई थी और उस टाइम पे वर्ड्सवर्थ जी कहाँ रह रहे थे? डव कॉटेज में रह रहे थे, डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्दर्न इंग्लैंड, ठीक है। और इससे ही पता चलता है डायरी से कि फ्रेंड्स एग्जैक्ट डेट क्या थी। ओके, अब बात करते हैं आगे। एंड लेटर पब्लिश्ड इन 1807 एज पार्ट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। और फ्रेंड्स, बाद में इसे पब्लिश किस में किया गया? 1807 में। किस में? पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स ऑफ पोएटिक कलेक्शन है वर्ड्सवर्थ जी का, उसमें इसे इंक्लूड किया गया। लाइक मैनी ऑफ हिज पोएम्स फ्रॉम दिस पीरियड, माई हार्ट लीप्स अप वॉज इंस्पायर्ड बाई नेचर as the speaker describes the feeling of joy upon seeing a simple rainbow. The poem also appreciates the importance of carrying childlike enthusiasm and wonder throughout life, an idea that Wordsworth returns throughout much of his works. तो फ्रेंड्स, जो उनकी जो अदर पोएम है इस टाइम की, माई हार्ट लीप्स अप वॉज इंस्पायर्ड बाय नेचर, ये पोएम भी किससे इंस्पायर्ड है? ये पोएम भी हमारी नेचर से इंस्पायर्ड है। एज द स्पीकर डिस्क्राइब्स द फीलिंग ऑफ जॉय अपॉन सीइंग अ सिंपल रेनबो, जिसमें कि वर्ड्सवर्थ जी एक रेनबो को देखते हैं, एक इंद्रधनुष को आकाश में देखते हैं और उसके बाद में जो उनकी फीलिंग्स हैं, उनके जो मतलब हैप्पीनेस है, उसे ही डिस्क्राइब किया गया है। द पोएम ऑल्सो अप्रिशिएट द इम्पोर्टेंस ऑफ कैरिंग चाइल्ड लाइक एंथुसियाज्म एंड वंडर थ्रू आउट लाइफ, an idea that Wordsworth returns throughout much of his works. तो फ्रेंड्स, जो ये पोएम है, द पोएम ऑल्सो अप्रिशिएट द इम्पोर्टेंस ऑफ कैरिंग चाइल्ड लाइक एंथुसियाज्म। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बताया गया है कि वर्ड्सवर्थ जी जो हैं यहाँ पर वर्ड्सवर्थ जी रेनबो को देख करके वो खुश होते हैं पहले, और ये पोएम हमें
जिंदगी भर बच्चे जैसा उत्साह है। इम्पोर्टेंस कैरिंग लाइक चाइल्ड लाइक एंथुसियाज्म, बच्चे जैसा उत्साह है। एंड वंडर थ्रू आउट द लाइफ, बच्चे जैसा उत्साह है होना चाहिए, ये बताती है। एन आइडिया दैट वर्ड्सवर्थ रिटर्न थ्रू आउट मच ऑफ हिज वर्क। और फ्रेंड्स ये आइडिया जो है, ये उनका जो विचार था कि मतलब एक मनुष्य को कभी भी मतलब उत्साही रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, तो ये वर्ड्सवर्थ रिटर्न थ्रू आउट मच ऑफ हिज वर्क। और ये जो थीम जाती है फ्रेंड्स एंथुसियाज्म वाली, हैप्पीनेस वाली, ये थ्रू आउट मच ऑफ हिज वर्क, उनके मोस्टली सभी वर्क्स में उनका ये विचार है। ठीक है, नाउ द पोइट इज ओवरजॉयड when he sees a rainbow in the sky. He used to enjoy looking at the rainbow in his childhood. He wants the natural continuity of this happiness up to his old age. If the natural continuation of happiness is interrupted, he rather wants to die. तो फ्रेंड्स जो स्काई में जो एक रेनबो दिखता है वर्ड्सवर्थ जी को, तो वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब वो उस रेनबो को देखते हैं, है ना। ही यूज्ड टू एन्जॉय लुकिंग एट द रेनबो इन हिज चाइल्डहुड। वह अपने बचपन में जो इंद्रधनुष को देख करके जो उन्हें आनंद मिलता था, ही यूज्ड टू एन्जॉय, वह क्या करते थे, मज़ा किया करते थे, एन्जॉय किया करते थे, आनंद लेते थे एट द रेनबो इन द चाइल्डहुड। और अपने बचपन में जब वो कभी भी इंद्रधनुष को आकाश में देखते थे तो फ्रेंड्स वो क्या किया करते थे, बहुत आनंदित होते थे। ओके, तो वो उसी चीज़ को याद कर रहे हैं अपने अपने किसमें, जवानी में याद कर रहे हैं ना। ठीक है, बचपन की चीज़ों को। ही वॉन्ट्स द नेचुरल कंटिन्यूटी ऑफ दिस हैप्पीनेस अप टू हिज ओल्ड एज। और फ्रेंड्स वो क्या चाहते हैं, ये जो नेचुरल कंटिन्यूटी है, जो नेचुरल प्रोसेस हो रही हैं, जो ये नेचर के साथ में जो चीज़ें होती रहती हैं अच्छी अच्छी, है ना, तो जो नेचर से उनके लगाव है, जो नेचुरल इंसिडेंट्स हैं, ठीक है, जैसे बारिश हुई, झरने बह रहे हैं, या फिर तुम्हारा वाटरफॉल हुआ, है ना, ये सब चीज़ें क्या हैं, इनसे वर्ड्सवर्थ जी को बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलती है। और वो क्या चाहते हैं, द नेचुरल कंटिन्यूटी ऑफ दिस हैप्पीनेस अप टू हिज ओल्ड एज। और वो अपने बुढ़ापे तक इन सभी चीज़ों को देखना चाहते हैं, नेचर में इन सभी चीज़ों को देख करके आनंदित होना चाहते हैं। वह चाहता है, इफ़ द नेचुरल कंटिन्यूएशन ऑफ हैप्पीनेस इज इंटरप्टेड, ही रादर वांट्स टू डाई। तो फ्रेंड्स वो क्या कहते हैं कि अगर जो मेरी ये हैप्पीनेस है, जो मेरी ये नेचुरल कंटिन्यूएशन ऑफ हैप्पीनेस है, अगर ये इंटरप्टेड होती है, बाधा आती है, कोई भी प्राकृतिक जो ये चीज़ें चल रही हैं इनमें कोई भी बाधा आती है, तो वह मरना पसंद करेंगे। ही रादर वांट्स टू डाई, वो नहीं चाहते कि प्रकृति के साथ में कोई भी छेड़छाड़ हो, या प्रकृति के जो चीज़ें चलती आ रही हैं ऐसे ही चलें। अगर कुछ भी अंतर आता है तो वो उसे देखने से पहले वो मरना पसंद करेंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा लगाव है, इसीलिए इनको नेचर पोइट कहा जाता है, क्योंकि उन्हें प्रकृति में ही सब कुछ है, इन्होंने प्रकृति को ही सब कुछ माना है। Now come to the next slide. In the 7th line of the poem, the poet uses a paradox. The child is the father of man. In this paradox, the poet means to say that every child of the present is the potential father for the future, and every father of the present was once a child. It also means that it present is the outcome of the past, so naturally the future will be the outcome of the present. Finally, the poet wants to spend his days praying to and respecting nature. Okay, तो फ्रेंड्स इन द 7th line ऑफ द पोएम, 7वीं जो लाइन है पोएम की, उसमें एक पैराडॉक्स का यूज किया है वर्ड्सवर्थ जी ने। और वो पैराडॉक्स क्या है, विरोधाभास होता है, इसका मीन्स द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कहा गया कि चाइल्ड जो है वो फादर है किसका, मैन का, जो मनुष्य है उसका पिता है। अब थोड़ा अटपटा लगता है ये, है ना। वर्ड्सवर्थ जी कहते हैं कि जो आज बच्चा है
वो कल संभावित पिता बनेगा, है ना। ये क्या कहना चाह रहे हैं, द पोइट मीन्स टू से दैट एवरी चाइल्ड ऑफ द प्रेजेंट इज द पोटेंशियल फादर फॉर द फ्यूचर एंड एवरी फादर ऑफ द प्रेजेंट वॉज वंस अ चाइल्ड। फ्रेंड्स समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे वर्ड्सवर्थ जी ने जो कहा है वो ये कहते हैं, चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन का मतलब उनका ये है कि जैसे आज हम बच्चे हैं, नहीं जैसे आज हम बच्चे हैं तो कल हम क्या बनेंगे, हम कल एक संभावित पिता बनेंगे। जो आज एक बच्चा है वो कल संभावित पिता बनेगा, उसकी शादी होगी, बच्चे होंगे। और जो आज प्रेजेंट में पिता हैं वो भी कभी बच्चा थे। जैसे आप अपने पापा का एग्जांपल ले लीजिए कि जो पापा हैं हमारे वो भी तो कभी बच्चे होंगे, है ना। तो और जो आज बच्चा है वो कल संभावित पिता बनेगा। तो वर्ड्सवर्थ जी ये कहना चाहते हैं कि जो प्रेजेंट है, जो हमारा आज है, वो कल का क्या है, रिजल्ट है, परिणाम है। और जो हम आज जी रहे हैं, अगर हम खुशी से जिएंगे तो हमारा फ्यूचर भी क्या हो जाएगा, आनंदपूर्ण हो जाएगा। ठीक है। ऑल्सो मीन्स दैट इफ प्रेजेंट इज आउटकम ऑफ द पास्ट, जो प्रेजेंट है वो पास्ट का नतीजा है, पास्ट का आउटकम है। सो नेचुरली द फ्यूचर विल बी द आउटकम ऑफ प्रेजेंट। तो फ्रेंड्स जैसे आज हम खुश हैं, आज हम मेहनत कर रहे हैं, चलो खुश का छोड़ो, जैसे कि आज हम यूपीटीजीटी, यूबीपीजीटी या फिर यूजीसी नेट किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स अगर हम आज मेहनत कर रहे हैं तो कल हम डेफिनेटली सक्सेस होंगे। तो जो आज है हमारा, जो आज की हमारी मेहनत है वो रंग कब लाएगी, फ्यूचर में लाएगी। तो फ्रेंड्स वर्ड्सवर्थ जी यही कहना चाह रहे हैं कि जो हम आज जी रहे हैं उसमें मेहनत करो, आज जो हम खुशी से जिएंगे तो वो हमारा फ्यूचर भी आनंदपूर्ण बना देगा। अगर हम आज दिन रात एक कर देंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। तो ये इसका सीधे सीधे ये है कि अगर हम आज जो कुछ करते हैं तो उसका नतीजा हमारा फ्यूचर में ज़रूर मिलता है। और फिर फाइनली द पोइट वांट्स टू स्पेंड हिज डेज प्रेइंग टू एंड रिस्पेक्टिंग नेचर। फ्रेंड्स लास्ट में वर्ड्सवर्थ जी क्या कहते हैं कि वो क्या चाहते हैं, वांट्स टू स्पेंड हिज डेज, जो आखिरी उनके दिन हैं, जो भी उनके पास में जो समय बचा है, वो प्रेइंग टू एंड रिस्पेक्टिंग नेचर, तो नेचर की प्रेयर करने में, मतलब नेचर की प्रार्थना करने में, एंड रेस्पेक्ट उसे सम्मान करने में, वो अपने बचे हुए दिनों को प्रकृति की प्रार्थना में, उपासना में और उसका सम्मान करने में बिताना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स देखो कितना, मतलब कितना ज़्यादा लगाव है उन्हें नेचर से, उन्हें नेचर ही सब कुछ दिखती है। तो फ्रेंड्स आई होप कि यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि वर्ड्सवर्थ जी ने क्या देख करके पोएम लिखना स्टार्ट किया, कब लिखी गई थी, कहाँ पे लिखी गई थी। और फ्रेंड्स ये भी पता चल गया कि मतलब उनका जो नेचर के प्रति कितना ज़्यादा लगाव है ना। तो नेचर पोएम्स में से आएगी। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे कि हाँ हमने क्या क्या समझा है, उसकी एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो हमारे माइंड में परमानेंटली सेट हो जाएंगे कि क्या क्या इसके फैक्ट्स हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हमारे आज के क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 इज माई हार्ट लीप्स अप ऑल्सो known as is a poem by the British romantic poet William Wordsworth। तो फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है कि जो पोएम है माई हार्ट लीप्स अप, इसे जाना जाता है किसी अन्य नाम से, इज़ अ पोएम बाय ब्रिटिश पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि हमारे रोमांटिक पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ जी के द्वारा लिखी गई है। तो फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि माई हार्ट लीप्स अप का दूसरा नाम क्या है। लंदन 1802, द रेनबो, डैफोडिल्स और नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, रेनबो को देखते हैं। और इसका जो नाम दिया है रेनबो, द रेनबो जो नाम दिया है फ्रेंड्स इनकी सिस्टर डोरोथी ने दिया था। इन्होंने जो अपना वर्क लिखा है, जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखी थी, तो फ्रेंड्स उसमें इनका जो टाइटल है वो माई हार्ट लीप्स अप ही है। ओके फ्रेंड्स, now come to the next question. Next question is Wordsworth wrote my heart leaps up on the night of days। वर्ड्सवर्थ जी ने लिखी थी ये पोएम ऑन द नाइट ऑफ, किस दिन की, किस
डेट की रात को लिखा था उन्होंने, है ना, ये पूछा गया क्वेश्चन में। उन्होंने रात में लिखा था ये वर्क, ठीक है। अब ऐसे थोड़ी नहीं है कि वो रेनबो को देख रहे हैं तो उसी टाइम पे कॉपी पेन लेके लिख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स उन्होंने वो कलेक्ट की है मेमोरीज, और फिर उन्हें किस रात में अपने हाथों से लिखा है ना। मई 26, 1802, मार्च 26, 1802, मार्च 27, 1802 और अप्रैल 26, 1802। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है, आई होप सभी को पता होगा अब तो, क्योंकि ये पहले डिस्कस हो चुका है। तो मार्च 26, 1802 में लिखी गई है फ्रेंड्स, और 1807 में किस में पब्लिश हुई है फ्रेंड्स, ये लिखी कब गई है 1802 में, और 1807 में किस में पब्लिश हुई है, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, ठीक है, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। Now come to the next question. Next question is, when he wrote this poem, he was in dash 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 with his sister Dorothy. जब वह इस पोएम को लिखते हैं तो वह अपनी बहन के साथ, अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ में कहाँ पर थे, किस जगह पर थे। ही वॉज इन, किस जगह पर थे ये पूछा गया है। बकिंघम शायर, वाविक शायर, डवकोटेज ग्रासमेयर या फिर रिडल माउंट। तो फ्रेंड्स ये जो पोएम लिखी गई है डब कोटेज ग्रासमेयर में लिखी गई थी, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट वॉज पब्लिश्ड एज पार्ट ऑफ पोएम्स इन डैश डैश डैश। तो फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है कि ये इट वॉज पब्लिश्ड, ये कब पब्लिश हुई थी, एज द पार्ट ऑफ पोएम्स इन। तो फ्रेंड्स पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई थी, तो वो कब हुई थी ये पूछा गया है। 1807, 1802, 1805 और 1827। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है करेक्ट वो क्या है हमारा, 1807 है। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ फ्रेंड्स कि जो 1807 है, लेकिन 1807 में भी ये पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में, पोएम्स इन टू वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द डे आफ्टर ही रोट माई हार्ट लीप्स अप, वर्ड्सवर्थ बिगिन टू राइट हिज मोर एम्बिशियस। द डे आफ्टर ही रोट माई हार्ट लीप्स अप, वर्ड्सवर्थ बिगिन टू राइट हिज मोर एम्बिशियस। तो फ्रेंड्स ये पूछा गया है कि जब वर्ड्सवर्थ जी ने माई हार्ट लीप्स अप लिखा था, ठीक है, तो उसके एक दिन बाद द डे आफ्टर वर्ड्सवर्थ बिगिन टू राइट हिज मोर एम्बिशियस, तो उसके अगले दिन से वर्ड्सवर्थ जी ने क्या लिखना स्टार्ट किया था। कौन सा वर्क है इसमें जो एग्जैक्ट हमारा माई हार्ट लीप्स अप के तुरंत बाद लिखा गया है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चंस ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द टेबल टर्निड, ऑप्शन नंबर बी इज ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी, ऑप्शन सी इज टिंटर्न एबे, ऑप्शन डी इज नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स क्या होगा इसका आंसर, गैस कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा क्या, ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी। फ्रेंड्स उसके तुरंत बाद में लिखा गया है, और इसकी एक जो मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी मैं इसमें ऐड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन एंड आई कुड विश माई डेज टू बी। तो फ्रेंड्स ये जो लाइन्स हैं आर द लाइन्स ऑफ द पोएम। ये लाइन किस पोएम से ली गई हैं, माई हार्ट लीप्स अप, लंदन 1802, टिंटर्न एबे और डैफोडिल्स। तो फ्रेंड्स ये लाइंस किसकी हैं, माई हार्ट लीप्स अप की हैं। ये बात हो भी चुकी है कि उन्होंने पैराडॉक्स का यूज किया है ना, 7th लाइन में। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
The last three lines from My Heart Leaps Up are used as an epigraph to, जो हमारी पोयम है My Heart Leaps Up और उसकी जो 3 लाइन है, लास्ट 3 लाइन्स ऑफ लास्ट है ना, वो यूज्ड हुई हैं एज एन एपिग्राफ। किस पोयम का एपिग्राफ बना है, किस पोयम का एपिग्राफ बनाया है वर्ड्सवर्थ जी ने? माई हार्ट लीप्स अप की लास्ट 3 लाइन्स को। तो फ्रेंड देख लेते हैं क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी, ऑप्शन बी इज टिंटरनबे, ऑप्शन सी इज टेबल टर्निड, ऑप्शन डी इज द रेनबो। तो फ्रेंड्स जो इसकी लाइन है माई हार्ट लीप्स अप की लास्ट 3 लाइन्स हैं वो ली गई हैं हमारी किस में? इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी। अभी जो हम बात कर रहे थे ना फ्रेंड्स कि जो लाइन्स हैं इसकी, जो लास्ट 3 लाइन्स हैं उनको क्या बना दिया है? एपिग्राफ बना दिया इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी की, जो उसके तुरंत बाद में लिखना स्टार्ट किया है वर्ड्सवर्थ जी ने माई हार्ट लीप्स अप के तुरंत बाद में। ओके फ्रेंड्स, तो वो स्टार्टिंग होती है द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड इट वॉज कॉल्ड द रेनबो बाय whom। तो फ्रेंड्स जो यहाँ पूछा गया है कि जो माई हार्ट लीप अप है, ओके, माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड, ये है वर्ड्सवर्थ जी का ओरिजिनल टाइटल। इट वॉज कॉल्ड द रेनबो बाय whom। तो फ्रेंड्स ये पूछा गया है कि इसे रेनबो किसने कहा है, ये पूछा गया है, क्योंकि वर्ड्सवर्थ जी का जो है वो तो माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई बिहोल्ड है, ओके, जो टाइटल था ओरिजिनल। तो इसे द रेनबो किसने कहा है? इनमें से एनिटे वेलन ने, या फिर आपका डोरथी वर्ड्सवर्थ ने, या एस.टी. कॉलरिज ने, या फिर मैथ्यू उनके जो एक फ्रेंड थे उन्होंने कहा है। तो फ्रेंड्स बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, गैस कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इनकी जो सिस्टर हैं डोरोथी वर्ड्सवर्थ। डोरोथी वर्ड्सवर्थ जी ने ही इस पोएम को द रेनबो कहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी लाइन्स डज द पोएम माई हार्ट लीप अप कंसिस्ट ऑफ। तो फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि कितनी लाइन्स हैं पोएम में? 12 लाइन्स, 14 लाइन्स, 8 लाइन्स और 9 लाइन्स। ऑप्शन नंबर डी, देयर आर टोटल 9 लाइन्स इन द पोएम। सिर्फ 9 लाइन्स हैं इस पोएम में, ओके। और जो लास्ट 3 लाइन्स हैं वो किस में ले ली गई हैं? हमारे O2 इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी में क्या ले लिया गया है उन्हें? एज एन एपिग्राफ, ओके। द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन। रट लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि रटना ही पड़ेगा चीज़ों को, लिटरेचर में वैसे भी रटना तो पड़ेगा ही पड़ेगा समझने के साथ साथ। विच ऑफ दीज ऑथर्स यूज द सेम टाइटल द रेनबो टू हिज और हर क्रिएशन। ओके, यहाँ पे पूछा गया है फ्रेंड्स विच ऑफ दीज ऑथर्स, इनमें से किन ऑथर्स ने यूज्ड द सेम टाइटल द रेनबो। द रेनबो नाम से टाइटल जो है किस किस ने लिया है? हिज और हर क्रिएशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया है कि किस अदर पोइट ने या फिर किसी अदर ऑथर ने यूज किया है द रेनबो टाइटल। द रेनबो नाम से जो वर्क्स हैं वो किस किस ने लिखे हैं, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शंस हैं हमारे, क्या क्या हैं देख लेते हैं। चार्ल्स लेम, क्रिस्टिना रोसिटी, जेम्स थॉमसन, फेलिशिया डोरेथिया हेमांस, या फिर वर्ड्सवर्थ, या फिर ऑल आर करेक्ट। अब फ्रेंड्स वर्ड्सवर्थ जी की तो है ही है, ये तो हमें पता ही है। अब गैस कीजिए इसमें से और क्या पूछा गया है। इसमें ये पूछा गया कि अदर लोगों ने भी जो टाइटल लिया है, तो फ्रेंड्स चार्ल्स लेम्ब ने भी लिया है, क्रिस्टिना रोसिटी ने भी लिखा है, ओके। और फ्रेंड्स ये भी ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मतलब 1 2 3 4 लोगों ने सेम टाइटल से एक ही वर्क लिखा है और एक ही पोएम को लिखा है, ठीक है। और इनमें से फ्रेंड्स ये जो क्रिस्टिना रोसिटी की अगर आप पीजीटी
और अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बार ये पोएम ज़रूर से देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्शन है, वो करेक्ट आंसर है वो है ऑल आर करेक्ट, ऑल करेक्ट हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे सारे राइटर्स जो हैं हमारे सामने दिख रहे हैं, सभी ने अपना एक वर्क लिखा है, द रेनबो। ओके फ्रेंड्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज thou shouldst be living at this hour are the opening lines of the poem। तो फ्रेंड्स गैस कीजिए ये ओपनिंग लाइंस किस पोएम की हैं। thou shouldst be living at this hour, my heart leap up, the fountain, on शेक्सपियर या फिर ऑन मिल्टन। तो फ्रेंड्स ये जो लाइंस हैं ये हैं हमारी ऑन मिल्टन की। और फ्रेंड्स जब मिल्टन जी के ये पोएम जो है इनकी ऑन मिल्टन और फ्रेंड्स लंदन 1802, लंदन 1802 दोनों पोएम मतलब सेम टाइटल है, ये एक ही वर्क है, दो टाइटल हैं इसके। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन्होंने पहले स्टार्टिंग जो लाइन है उसमें ये बोला है thou shouldst be living at this hour। मिल्टन जी को याद करते हैं, मिल्टन जी को इन्होंने डेडिकेटेड की है ये पोएम। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, ऑन मिल्टन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेनबो इज अ नोवेल बाय। अब देख लो, चार तो वहाँ थे, अब एक और आ गए कि द रेनबो जो नोवेल लिखा है उसके राइटर कौन है, बताओ। ये और भी अच्छा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन फ्रेंड्स कुछ भी पूछ सकते हैं ना, तो इसलिए हमें रेडी रहना हर एक कंडीशन में, और एग्ज़ाम आने ही वाला है ये भी आपको पता ही है। द रेनबो इज़ अ नोवेल बाय, अब ये नोवेल किसने लिखा है, शेक्सपियर जी ने, वर्ड्सवर्थ जी ने, शेलेनी ने या फिर D.H. लॉरेंस ने। वर्ड्सवर्थ जी ने तो नहीं लिखा, ना ही शेक्सपियर ने। इन दोनों में से गैस कीजिए फ्रेंड्स किसने लिखा है। दो ऑप्शन आपके हटा भी दिए मैंने, कर लीजिए अब। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा D.H. लॉरेंस जी ने क्या लिखा है, द रेनबो नाम से एक नोवेल लिखा है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड पाइटी यूज्ड इन द पोएम। तो फ्रेंड्स जो पाइटी वर्ड का यूज़ हुआ है, ठीक है, तो इसका मीन्स क्या है ये पूछा गया है ना। मीनिंग ऑफ पाइटी, जंप और स्प्रिंग अप, ऑब्जर्व, अ लीपिंग मूवमेंट, द क्वालिटी ऑफ बीइंग रिलीजियस। तो फ्रेंड्स पाइटी का जो मतलब होता है वो क्या होता है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग रिलीजियस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर। ओके, नाउ कम टू द फ्रेंड्स इसे और देख लेते हैं, क्वेश्चन तो चलेंगे। जो लीप्स वर्ड है ना, लीप्स, माई हार्ट लीप्स अप, लीप्स जो वर्ड है ना फ्रेंड्स उसका मतलब है जंप और स्प्रिंग अप। ओके, माई हार्ट लीप्स अप है ना, मेरा हृदय जो है वो हिलोरे ले रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है ना, स्टार्टिंग होती है जैसे। तो लीप्स मीन्स होगा हमारा स्प्रिंग अप और जंप। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पीकर हैड दीज फीलिंग्स अबाउट द रेनबो सिंस हिज। तो फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि जो वर्ड्सवर्थ जी हैं, जो स्पीकर है, जो पोएम सुनाने वाला है, स्पीकर है, नरेटर है, हैड दीज फीलिंग्स अबाउट द रेनबो सिंस हिज। तो उसकी जो ये फीलिंग्स हैं, उसके जो इमोशंस हैं, उसकी ये जो फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं वो रेनबो को लेकर के, वो कब से हैं, सिंस हिज, कब से हैं, ओल्ड डेज, सिंस हिज ओल्ड एज, सिंस हिज एडolescence, सिंस हिज बर्थ और नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स उसकी जो फीलिंग्स हैं, क्योंकि वो बचपन में क्या करता था, बचपन में देखा करता था। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे जो पोएम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पोएम में यूज हुआ है कि सिंस हिज बर्थ। तो वो अपने बर्थ से ही, अपने जन्म से ही उसे क्या है, रेनबो से लगाव है, अपनी जो फीलिंग्स हैं रेनबो के प्रति वो इनको पोएम में इंक्लूड कर दिया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर फिगर ऑफ स्पीच इन द पोएम इज डैश डैश डैश, इन द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। तो फ्रेंड द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन जो है ये क्या है, ये पूछा है, द मेजर फिगर ऑफ स्पीच। अब इसमें फिगर ऑफ स्पीच बतानी है फ्रेंड्स, जो इसमें पूछी गई है। और फ्रेंड्स इसको हमने पहले डिस्कस कर लिया है, आई होप कि आपको याद होगा। गैस कीजिए जल्दी से। ऑक्सीमोरन, पैराडॉक्स, सटायर, नन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या था, पैराडॉक्स है, विरोधाभास है कि जो चाइल्ड है वो फादर का पिता कैसे हो सकता है। नाउ सॉरी,
फादर का, सॉरी आई एम सॉरी, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। तो जो चाइल्ड है वो एक मनुष्य का पिता कैसे हो सकता है ना, एक मनुष्य का पिता नहीं हो सकता, ये है पैराडॉक्स। ओके, कभी कभी हो जाता है। इन दिस पोएम द पोइट इज एन्चेंटेड बाय हिज डेस्टिनेस सराउंडिंग। बीइंग अ रोमांटिक पोइट ही इज इन awe and wonders at nature. In this poem, the poet is enchanted by his desertous surrounding. तो फ्रेंड्स, जो enchanted का मतलब क्या है, वो अट्रैक्ट होता है किससे, उसे बाय हिज कैसी सराउंडिंग से, ऑफुल सराउंडिंग से, रेनबो सराउंडिंग से, या नेचुरल सराउंडिंग से, या नन ऑफ दीज। गैस कीजिए फ्रेंड्स इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है हमारा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेचुरल सराउंडिंग। क्या हो जाएगा, नेचुरल सराउंडिंग से वो बहुत ज़्यादा एन्चेंटेड होते हैं। बीइंग अ रोमांटिक वे ही इज एन ओ एंड वंडर्स एट दिस नेचर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the poet sees the relationship between Desiderius, a man is a product of nature. The flow of age from birth to death, childhood, manhood, fatherhood, and death, all is by the blessing and rule of nature. तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या पूछा गया है, द पोइट सीज द रिलेशनशिप बिटवीन, किन किन के बीच में जो वर्ड्सवर्थ जी हैं वो रिलेशनशिप देखते हैं। अ मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ नेचर, द फ्लो ऑफ एज फ्रॉम बर्थ टू डेथ, चाइल्डहुड, मैनहुड, फादरहुड एंड डेथ, ऑल इज बाय द ब्लेसिंग एंड रूल ऑफ नेचर। ओके, रेनबो एंड पोइट के बारे में, नेचर एंड मैन के बारे में जो रिलेशनशिप है ये दिखाता है, या फिर पोइट एंड द नेचर। गैस कीजिए फ्रेंड्स क्या होगा करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वर्ड्सवर्थ जी ने जो एक रिलेशनशिप देखी है बिटवीन किस किस के बीच में, नेचर के बीच में, ठीक है, एंड मैन, नेचर और मैन के बीच में उन्होंने रिलेशनशिप देखी है। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है हमारा सी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन, नेचर एंड द मैन। मनुष्य और प्रकृति के बीच में एक गहरा संबंध है, ठीक है। और वो जो अपने बर्थ टू डेथ, अपने जो जन्म से मृत्यु तक, बचपन में या जवानी में या फिर पिता के रूप में या फिर मृत्यु के समय, सब कुछ किसके द्वारा होता है, रूल ऑफ नेचर, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ नेचर, अकॉर्डिंग टू, जैसे ये नहीं कहते कि सब प्रकृति का नियम है, सब प्रकृति का खेल है, कुदरत जो चाहेगी वही होगा। तो फ्रेंड्स वही यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं कि मनुष्य और प्रकृति के बीच में एक गहन संबंध है, एक बहुत अच्छा संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, थीम पूछी गई है फ्रेंड्स, थीम क्या होगी पोएम की, द इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्डहुड वंडर, the beauty and comfort of nature, the appreciation of nature, A and B या फिर all are correct। तो फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है कि थीम क्या है, द इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड वंडर, द ब्यूटी एंड कंफर्ट ऑफ नेचर, द एप्रिसिएशन ऑफ नेचर, या फिर ये पूछा गया है कि ए और बी जो हैं वो सही हैं, सी सही नहीं है। तो फ्रेंड्स गैस कीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, तो फिर यहाँ पे ये ठीक हो जाएगा, ऑल आर करेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड आर द लाइन्स ऑफ विच पोएम। तो फ्रेंड्स ये जो लाइन है, आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड, ये जो लाइन्स हैं ये किस पोएम से हैं। तो फ्रेंड्स ओड टू इमोर्टल, ओड ऑन इमोर्टैलिटी, माई हार्ट लीप्स अप, रेनबो, या फिर बी और सी जो हैं वो दोनों करेक्ट हैं। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं, ओड ऑन इमोर्टैलिटी, आई कुड विश, नो, माई हार्ट नोट लीप्स अप, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नोट लगा हुआ है। सी ऑप्शन इज रेनबो,
तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रेनबो। इनमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे जो टाइटल लिखा हुआ है माई हार्ट नॉट लीप्स अप, एग्जामिनर हमको कैसे भी घुमा सकता है, इसी वजह से हमें एकदम अच्छे से प्रिपेयर होना है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, द रेनबो। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ जाया करे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कर दिया करें कि आपको मतलब वीडियो कैसी लगी है और आप किस टॉपिक पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हैं न्यू वीडियो। ओके, माई हार्ट लीप्स अप डिस्क्राइबिंग द प्योर डिलाइट द स्पीकर फील्स अपॉन सीइंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई हार्ट लीप्स अप डिस्क्राइब्स, जो पोएम है वो वर्णन करती है किसका, द प्योर डिलाइट एंड स्पीकर फील्स अपॉन सीइंग, और जो स्पीकर है वो किससे देख करके, सीइंग क्या देखते हैं, जिसके बाद में उनको बहुत ज़्यादा डिलाइट होती है, खुशी होती है, हैप्पीनेस होती है। अ रेनबो, अ डेफोडिल्स, अ कुकू, अ नाइटिंगेल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, अ रेनबो। उन्हें रेनबो को देख करके बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो फ्रेंड्स आई होप कि सब कुछ क्लियर हुआ होगा। इसके क्वेश्चंस, फैक्ट्स, डेट, पब्लिकेशन डेट, कंपोज डेट, आई होप सब कुछ क्लियर है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।